उसने उनका मकान देख लिया था और एक बार फिर उसने लड़की को ट्राम में अपने अजीजों के घर जाते देख लिया। रास्ते में उसने लड़की को छेड़ा। लड़की ने शोर शराबा किया तो लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने सदीक को लानतान की। सदीक ने 2-2.5 साल उस लड़की का नाक में दम किए रखा। अब लड़की 18 साल की हो गई थी। सदीक ने एक औरत को भी लड़की के पीछे डाला, जो उसे उसके घर जाकर कान में कहती रही कि सदीक के साथ शादी पर रजामंदी जाहिर कर दे तो सारी उम्र शहजादियों की तरह गुजारेगी, और अगर वो शादी नहीं करना चाहती तो सदीक के साथ दोस्ती कर ले। ये लड़की शादी तो करना ही नहीं चाहती थी, और जहां तक दोस्ती का सवाल था वो तो नामुमकिन था, क्योंकि वो पर्दा नशीन थी और इसके अलावा सदीक पर लानत भेज चुकी थी। रंगून में वो खबरें पहुंचने लगीं जो मैं बयान कर चुका हूँ। बर्मियों ने जहां गैर बर्मियों को भाग जाने का कहा था, वहां उन्होंने उस लड़की के बाप और सदीक के बाप को भी दोस्ताना और बरादराना अंदाज से कहा कि वो बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाएं। सदीक के बाप के पास दौलत थी। उसका ख्याल था कि अंग्रेज गए और जापानी आ गए तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। उसने वहाँ से निकलने में बहुत वक्त लगा दिया। वो अपने बर्मी दोस्तों की ये बात नहीं समझ रहा था कि यहाँ बात अंग्रेज़ों की और जापानियों की नहीं बल्कि बर्मियों की है। बर्मी जापानियों के पहुँचते ही शहर में लूट मार करेंगे और गैर बर्मियों को लूटेंगे और उन्हें कत्ल भी करेंगे और उनकी लड़कियों को भी अगवा कर लेंगे। अब ठेकेदार को मुसीबत पड़ी। सदीक ने मुझे बताया कि बंदरगाह पर गए तो वहाँ कोई जहाज़ और कोई लॉन्च नहीं थी। लॉन्च तो इतनी दूर का सफ़र कर भी नहीं सकती थी, फिर भी बाज़ लॉन्चें चिटागांग तक चली गई थी, लेकिन ये एक ख़तरा था। आखिर ठेकेदार को खुशकी के रास्ते जाने का इंतज़ाम करना पड़ा। उसने एक बस किराए पर ले ली, लेकिन बस जंगल में तो नहीं जा सकती थी। फिर भी पूरी फैमिली उस बस में बैठी और जहाँ तक बस उनको ले जा सकती थी वहाँ तक पहुँचाकर वापस आ गई। ये लोग वहाँ से अपनी जानें, जेवरात और नकदी लेकर निकले थे। नकदी कोई थोड़ी सी नहीं थी। फिर उन्हें किराए की खच्चरें मिल गईं। खच्चरों वालों ने भी उनको कुछ दूर तक ही पहुँचाया, आखिर वो भी मुंह मोड़ गए। फिर जिस तरह दूसरे लोग प्यादा चले आ रहे थे, उसी तरह ये फैमिली भी चल पड़ी। ये लोग दरियाए एरावती तक पहुँचे। वहाँ कोई रोकने वाला तो नहीं था। बहुत से लोग दरिया के पुल से गुजर रहे थे। ये भी उन लोगों में शामिल हो गए। जूं जूं ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, बिखरते जा रहे थे। सदीक ने मुझे सुनाया कि उसकी हालत बहुत बुरी हुई जा रही थी। वो तो समझता था कि रुपए पैसे से दुनिया की हर चीज़, यहाँ तक कि इंसान भी खरीदे जा सकते हैं, लेकिन बर्मा के उन जंगलों में और उन पहाड़ी इलाकों में उसे ज़िंदगी में पहली बार महसूस हुआ कि रुपया पैसा कुछ भी नहीं। जो कुछ है वो अल्लाह की ज़ात है। लेकिन सदीक ने अल्लाह को तो कभी याद ही नहीं किया था। वो बार बार पीछे देखता था, जैसे उसे तवक्को थी कि कोई ना कोई उसके पीछे दौड़ आएगा तो उसे कहेगा, सदीक वापस आ जाओ, रंगून में कोई ख़तरा नहीं। वहाँ किस में आना था? उसे वापस ले जाने के लिए कोई भी ना आया। उनके पास खाने पीने का कुछ सामान था। 2-3 दिन गुजर गए थे। मज़ीद 3-4 दिन गुजरे तो खाने का सामान भी ख़त्म हो गया, और एक सुबह उन्होंने देखा कि उनकी फैमिली अकेली रह गई है और दूसरे लोग बिखर कर अपनी अपनी राह लग गए हैं। सदीक ने मुझे इतनी ज़्यादा तफसीलात नहीं सुनाई थी। वो सुना भी नहीं सकता था, क्योंकि बोलते बोलते उसकी ज़बान रुक जाती थी। कुछ देर वो अपनी सांसों को संभालता था, 1-2 लंबी सांसें लेता, फिर बात आगे सुनाता। उसने ये ना बताया कि वो अकेले किस तरह रह गए थे। उसके बाप के पास बेशुमार रकम थी, लेकिन वो महज बेकार थी। एक रात वो सोने के लिए ज़मीन पर लेटे तो 4 बर्मी आ गए। उनके हाथों में लंबी तलवारें थीं, जिनके ब्लेड आम तलवारों जैसे नहीं बल्कि आगे से चौड़े थे। उनके हाथों में टॉर्चें थीं। उन्होंने अपनी ज़बान में कहा कि हम तुम्हारी इन जवान लड़कियों को कुछ भी नहीं कहेंगे। तुम लोग रकम और जेवर हमारे हवाले कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे और रकम और जेवर के साथ इन लड़कियों को भी ले जाएंगे। ठेकेदार ने बड़े आराम से जेवरात की पोटली और नकद रकम उनके हवाले कर दी और इस तरह अपनी बेटियों की इस्मतें और जानें बचा लीं। शायद 2-3 या 4-5 दिन और गुजरे होंगे कि ये फैमिली दिन के वक्त एक जगह रुक गई। सदीक वैसे ही एक तरफ निकल गया। वो देखने गया था कि हो सकता है कि कोई बाकायदा रास्ता नजर आ जाए। उसे कुछ दूर जाकर रास्ता तो नजर आया, अलबत्ता एक ऐसी चीज़ नजर आ गई जिसने उसे हैरत ज़दा कर दिया और उसके अंदर कोई और ही जज्बा पैदा हो गया। उसने देखा कि एक जगह शेख की फैमिली रुकी हुई है और उनके साथ शेख की वो बेटी भी है जिसके पीछे वो पड़ा रहता था। उन लोगों को वहाँ देख लेना कोई हैरानकुन बात नहीं थी। जिस तरह वो खुद जा रहे थे उसी तरह ये शेख फैमिली भी जा रही थी। इस मुसीबत के वक्त में भी, जब कोई उम्मीद नहीं थी कि ये लोग मंजिल पर पहुंच जाएंगे या रास्ते में मर जाएंगे या कहीं से कोई दरिंदा आकर उन्हें चीर फाड़ देगा, सदीक के दिल में शैतान ने अंगड़ाई ली। उसने मुझे बताया कि उसके जहन में ये ख्याल आया कि पता नहीं मरना है या जिंदा रहना है, या ना जाने क्या हो जाए। इस लड़की से मैं इंतकाम ज़रूर लूँगा। उसने इंतकाम लेने का तरीका ये इख्तियार किया कि रात को जब उसकी फैमिली सो गई थी, वो उठा और उस तरफ चल पड़ा जिधर शेख फैमिली जा रही थी। उस शख्स ने यह भी ना सोचा कि उसके वालिदैन और उसकी बहनें उसे गैर हाजिर पाएंगे तो वो सब किस तरह परेशान होंगे, और ये भी हो सकता है कि वो सफ़र मुलतवी करके उसे ढूंढने के लिए इधर उधर चल पड़े। ये सदीक का किरदार था। उसकी बातों से मैंने अंदाज़ा कर लिया था कि रुपए पैसे के नशे ने उसमें घटियापन पैदा कर दिया था। उसने मुझे सुनाया कि वो रात भर मारा मारा फिरता रहा, लेकिन उसे शेख फैमिली नजर ना आई।
सुबह तलू होने से कुछ देर पहले नींद ने उस पर ऐसा गलबा किया कि वो गिर पड़ा और गहरी नींद सो गया। उसकी आंख खुली तो दिन के 3 बज रहे थे। उसे अपनी फैमिली का ख्याल आया तो उसे याद ही ना रहा कि वो किस तरफ से आया था। अगर मैदान होता तो वो सीधा आता और सीधा वापस चला जाता। वहां तो टीकरियां, टीले और चट्टानें थीं और कुछ खड्ड भी थे। वो उनमें से गुजर कर आया था। वो उठा और एक तरफ को चल पड़ा। सूरज गरूब होने को था जब उसे शेख फैमिली नजर आ गई। वो फैमिली जा रही थी और जब सूरज गरूब हो गया तो वो लोग रुक गए। सदीक भी रुक गया। उन लोगों ने सदीक को नहीं देखा था। सदीक वहीं लेट गया। उसने रात को उस फैमिली पर हमला करना था। उसके पास लंबा चाकू था। उसके अंदाजे के मुताबिक रात के 10 साढ़े 10 बजे होंगे। उसे यकीन था कि शेख फैमिली गहरी नींद सो रही होगी। उस फैमिली में एक तो शेख खुद था और उसकी बेटी के बाद 2 बेटे थे जो छोटे थे। फैमिली में यही मर्द थे और ये सदीक से मुकाबला नहीं कर सकते थे। चांद पूरा था। जंगल की चांदनी बड़ी शफाफ हुआ करती है। वो आहिस्ता आहिस्ता उस फैमिली की तरफ गया और उन तक पहुंच गया। वो थके मांदे बहुत ही गहरी नींद सोए हुए थे। सदीक ने चांदनी में लड़की को पहचाना। वो दरमियान में नहीं बल्कि एक तरफ सोई हुई थी। सदीक ने आहिस्ता से लड़की के कंधे पर हाथ रखा और आहिस्ता से हिलाया। लड़की करवट बदल कर जाग उठी। सदीक उसके पास बैठा हुआ था। लड़की की आंख खुली तो सदीक ने खुला हुआ चाकू उसकी आंखों के सामने कर दिया और सरगोशी में कहा कि आवाज ना निकालना वरना शहर काट दूंगा, उठो। वो पर्दा नशीन लड़की थी। उस पर तो सख्ता तारी हो गया था। सदीक ने मुझे सुनाया कि वो इस तरह उठी जैसे उस पर जादू का असर हो गया था। चांदनी में उसकी आंखें यूं नजर आती थीं जैसे ठहर गई हों। सदीक उसे एक तरफ ले गया और उसे कपड़े उतारने को कहा। लड़की सुकड़ने सिमटने लगी और इसके साथ ही उसने सदीक से दूर हटने की कोशिश भी की। सदीक ने चाकू की नोक उसकी शहरग पर रख दी और अपना हुक्म दोहराया, लेकिन लड़की ना मानी। सदीक ने उसे बहुत डराया धमकाया, लेकिन लड़की ने फिर भी सिवाय रोने के और कुछ न किया। सदीक ने उसे अपने बाजुओं में जकड़ कर गिरा लिया और उसे बरहना करने की कोशिश करने लगा। पोजीशन ऐसी हो गई थी कि लड़की पीठ के बल जमीन पर पड़ी थी और सदीक उसके ऊपर था। सदीक जरा सीधा हुआ तो लड़की ने अपने दोनों पांव सदीक के सीने पर रख ले और इतनी जोर से पांव से उसे धक्का दिया कि सदीक पीछे जा गिरा। यहाँ से सदीक की असल सजा शुरू हुई। उसे मालूम नहीं था कि जहां उसने लड़की को गिराया था वो एक गहरे पथरीले गड्ढे का किनारा था, या जो मैं समझा वो ये था कि वो एक सीधी खड़ी चट्टान थी जो 10-12 फुट या शायद उससे भी ज्यादा गहरी थी। नीचे जो जमीन थी वो पथरीली थी या वो चट्टान का हिस्सा था और बड़ी ही सख्त थी। सदीक को इतना याद रहा कि वो लड़की के धक्के से पीछे को गिरा तो वो ऊपर से पत्थर की तरह नीचे आ गया। नीचे गिरा तो वो पीठ के बल, लेकिन उसके सर का पिछला हिस्सा किसी बड़े पत्थर पर लगा और उसके बाद उसे कुछ होश न रहा। लड़की की ना सिर्फ इस्मत महफूज रही बल्कि उसे तो सदीक बरहना भी ना कर सका। उसका खुदा हामी और मददगार था। इससे आगे सदीक ने जो मुझे बात सुनाई उससे मैंने अंदाजा किया और ये राय कायम की कि यह बुलंदी से गिरा और उसके सर का पिछला हिस्सा पत्थर से टकराया तो ये बेहोश हो गया। होश में आया तो ये अपनी याददाश्त खो बैठा था। उसे बिल्कुल याद नहीं था, ना कुछ अंदाजा था कि वो कितने दिन वहीं भटकता फिरा, और वो कहता था कि उसे ख्वाब की तरह याद है कि उसने एक नदी से पानी पिया और मेरी तरह दरख्तों से कुछ तोड़कर खाया था। बहरहाल वो जिंदा रहा, लेकिन उसे ये याद नहीं था कि वो किस सिमत को चलता रहा, कहाँ घूमता फिरता रहा और कहाँ कहाँ सोता रहा। हुआ ये कि उसकी याददाश्त आहिस्ता आहिस्ता वापस आने लगी। फिर उसे सब कुछ याद आ गया, लेकिन ये याद नहीं था कि वो कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा था। एक रोज़ उसे कुछ आवाज़ें सी सुनाई दी। वो रुक गया। डरने की कोई वजह नहीं थी। आवाज़ें इंसानों की लगती थीं। उसे खुशी सी हुई कि ये जो कोई भी हुए इंसान ही होंगे और उसकी कुछ ना कुछ तो मदद करेंगे या यही बता देंगे कि बंगाल को जाना है तो फलां सिमत जाओ। आवाज़ें एक ऊंची तीकरी के पीछे से आ रही थीं। वो उधर चला गया। उसने कभी जापानी नहीं देखे थे। उसके सामने 20-25 फौजी इधर उधर बिखरे हुए कुछ कर रहे थे। उनकी शक्लें बताती थीं कि ये अंग्रेज़ नहीं और जापानी ही हो सकते हैं। सदीक ने जिस तरह मुझे सुनाया इससे यह जाहिर होता था कि वो जापानियों की कोई फौजी सेक्शन थी। एक जापानी ने उसे देख लिया और अपनी तरफ बुलाया। तब उसने देखा कि उनके साथ 400-500 सिविलियन थे जो बर्मी ही लगते थे, लेकिन किसी और इलाके के रहने वाले थे। जापानियों ने उन्हें अपने साथ सामान वगैरह उठाने के लिए रखा हुआ था। उन्होंने सदीक को देखा तो उसे भी अपने पास बुला लिया। वो डरता डरता गया कि जापानी उसे मार डालेंगे या कैदी बनाकर पीछे भेज देंगे, लेकिन जापानियों ने उसके साथ जो सलूक किया वो दुश्मनों वाला नहीं था। जापानी फौजियों के साथ जो 4-5 आदमी थे वो बर्मा की ज़बान बोलते थे और सदीक बर्मा की ज़बान बड़ी अच्छी तरह बोल और समझ सकता था। जापानियों ने उन बर्मियों के ज़रिए सदीक से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। सदीक ने उन्हें बताया कि वो रंगून से अपने ख़ानदान के साथ हिंदुस्तान की तरफ जा रहा था, लेकिन अपने ख़ानदान से बिछड़ गया है। मैं ये अंदाज़ा कर सकता था कि जापानियों को बर्मियों ने बता दिया होगा कि गैर बर्मी लोग हिंदुस्तान को भाग गए हैं। उन जापानियों ने सदीक को भी अपने साथ रख लिया। उससे वो मज़दूरों और नौकरों का काम लेना चाहते थे।
सदीक ने उन्हें रहमत के फरिश्ते समझते हुए खुशी का इजहार किया और उनसे खाने को कुछ मांगा। उसने बताया कि वो कितने दिनों से जंगल की चीज़ें खा खा कर जिंदा था। जापानियों ने उसे खाने को दिया। मालूम नहीं कितने अरसे के बाद उसे ज़रा ढंग का कुछ खाने को मिला। सदीक फौजी नहीं था, इसलिए वो नहीं बता सकता था कि जापानियों ने वहाँ क्या बनाया हुआ था। उसने जो बयान किया उससे मैंने अंदाज़ा किया कि उन्होंने वहाँ सिग्नल पोस्ट बनाई थी। वहाँ से वो बर्मा फ्रंट पर लड़ने वाली फ़ौजों का राब्ता पीछे अपने हेडक्वार्टर या अपनी हाई कमान से करवाते थे, और वो हवाई जहाज़ों के साथ भी बातें कर सकते थे। मुख्तसिर ये कि वो उनकी एक वायरलेस पोस्ट थी, जिसे आप सिग्नल पोस्ट कह लें या कुछ और कह लें। वहाँ उन्होंने अपना बावर्ची खाना भी बना लिया। सदीक का और दूसरे 3-4 बर्मियों का काम ये था कि वो जापानियों के बर्तन करीबी नदी पर धोते थे, बावर्ची खाने में आग जलाते और जो काम उनके जिम्मे होता वो करते थे। खाना जापानी खुद पकाते थे, उनके बूट भी यही लोग साफ करते थे और नदी से पानी भी लाते थे। यूं समझ लें कि उन्हें जापानियों ने रोटी पर नौकर रख लिया था। बर्मियों ने सदीक को बता दिया था कि वो यहाँ से भागने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो कहीं भी नहीं जा सकेगा और जापानी उसे पकड़ लाएंगे और गोली मार देंगे। ये पोस्ट कई महीने वहाँ रही और उसके बाद ये पोस्ट यहाँ से उठाई गई और 1.5-2 मील पीछे एक ज्यादा बुलंद टीकरी पर बनाई गई। सदीक उनके साथ रहा। उसे बहुत ही काम करना पड़ा, लेकिन उसे ये इत्मीनान था कि वो मरेगा नहीं, या कम से कम भूखा नहीं मरेगा। जापानी उसे बड़ी अच्छी खुराक खिला रहे थे। जापानी जो कुछ खुद खाते थे वो उन सिविलियन आदमियों को भी खिलाते थे। वो ऐसा नहीं करते थे कि बचा खुचा खाना उनके आगे फेंक देते। सदीक ने मुझे सुनाया कि उसके जहन से ऐशो इशरत की वो जिंदगी जो उसने अपने बाप की दौलत पर गुजारी थी उतर गई थी। इसका ये मतलब नहीं था कि वो उस जिंदगी को भूल गया था। मतलब ये था कि उस अच्छे वक्त की याद उसे तंग नहीं करती थी। उसने अपने आप को यह यकीन दिला दिया था कि उसे अपने गुनाहों की सज़ा मिल रही है। वो इसमें खुश था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसकी सज़ा ना सिर्फ अभी बाकी है, बल्कि बड़ी अजियतनाक सज़ा उसे मिलने वाली है। 3 या 4 महीने पोस्ट वहाँ ही रही। एक रोज़ हवाई जहाज़ आए और उन्होंने उस पोस्ट पर 2 बम गिराए, जो पोस्ट के दाएं और बाएं गिरे और ऐसे धमाकों से फटे कि सदीक का दिमाग माऊफ हो गया। उस वक्त वो नदी पर पानी लेने गया था, पोस्ट से बहुत दूर नहीं था। वो वहीं रुक गया। पीछे एक और हवाई जहाज़ आया जो पोस्ट पर मशीन गन्ने फायर करता गुजर गया। उसके पीछे एक और हवाई जहाज़ आया जिसने बम गिराए और ये बम पोस्ट के ऊपर गिरे, और जब ये फटे तो उसने 2 जापानियों को हवा में ऊपर जाते और गिरते देखा। मैं सदीक की ये बात समझ गया। उस वक्त तक बर्मा पर जापानियों का कब्जा हो चुका था और जंग हिंदुस्तान के दरवाजे पर चली आ रही थी। अंग्रेज़ों की फौज, जिसमें इंडियन आर्मी ज्यादा थी और गोरा फौज भी थी, बुरी तरह बर्मा से पसपा हुई थी। अब अंग्रेज़ों ने अमेरिका की मदद से बर्मा पर जवाबी हमला शुरू कर दिया था। अब जापानी फौज पसपा हो रही थी। मैंने रंगून की तबाही का हाल बयान किया है। जापानियों ने रंगून पर कोई बमबारी नहीं की थी, ना ही उन्हें बमबारी की ज़रूरत पड़ी थी। बर्मियों ने जापानियों का साथ दे दिया था और अंग्रेज़ों की फौज और पुलिस रंगून से बुरी तरह भागी थी। मुझे बाद में सुनाया गया था कि जापानी फौज बहरी जहाज़ों के जरिए आई थी और उनके जहाज़ बंदरगाह से कुछ दूर रुक गए थे। वहाँ से उन्होंने कश्तियों पर रंगून तक आना शुरू किया। उनके पास कश्तियाँ बहरी जहाज़ों में मौजूद थीं, लेकिन बर्मा के माहीगीर अपनी कश्तियाँ लेकर जापानियों के बहरी जहाज़ों तक जा पहुँचे और उन कश्तियों पर जापानियों को बिठाकर रंगून के साहिल पर ले आए थे। अंग्रेज़ों ने जब जवाबी हमला किया तो उनके बमबार तैयारों ने रंगून पर बेपनाह बमबारी की थी। रंगून अंग्रेज़ों की बमबारी से तबाह हुआ था। ये अंग्रेज़ों का अपना शहर था। उन्होंने उस शहर में तबाही मचा दी थी। सदीक ने जब देखा कि हवाई जहाज़ चले गए हैं तो वो वापस पोस्ट पर आया। वहाँ बमों के बने हुए गड्ढे थे और जापानियों की लाशें थीं और पोस्ट का सामान दूर दूर बिखर गया था और कोई भी चीज़ सलामत नहीं रही थी। इनके साथ जो 400-500 सिविलियन बर्मी थे वो भी मारे गए थे। कोई लाश पूरी की पूरी नहीं थी। लाशों के टुकड़े इधर उधर पड़े हुए थे। सदीक पर ऐसी हैबत और दहशत तारी हुई कि उसका दिमाग माऊफ और जिस्म सुन हो गया। वो तो समझ बैठा था कि अभी उसकी सांसें रुक जाएंगी और वो यहीं मर जाएगा, लेकिन वो जिंदा रहा। अब उसे वहां से किसी तरफ चले जाना था। उसे कुछ अंदाजा नहीं था कि हिंदुस्तान किस तरफ है। उसने इधर उधर देखा, बिखरी हुई चीज़ों में कुछ तलाश करने लगा। वो खाने पीने का कुछ सामान अपने साथ ले जाना चाहता था। उसे 2 डबल रोटियां, जाम की एक टूटी हुई शीशी और इस तरह की कुछ और चीज़ें मिल गईं। उन्हें एक कपड़े में समेट कर वो जिधर को मुंह आया उधर को चल पड़ा। उसने मुझे बताया कि उसे अब तो कुछ भी याद नहीं रहा कि वो कितने दिन भटकता रहा और कहाँ कहाँ घूमता फिरता रहा। कभी पहाड़ियों के अंदर, कभी किसी मैदान और कभी नदी के किनारे किनारे वो चलता रहा। कहीं थक कर गिर पड़ा और सो गया, और इस तरह उसने ना जाने कितनी रातें और कितने दिन गुजार दिए। एक रात वो सोया हुआ था। पिंडली में उसे इस तरह दर्द हुआ जैसे किसी ने चाकू उसकी पिंडली में उतार दिया हो। वो तेजी से उठा, पिंडली पर हाथ फेरा। उसे तवक्को थी कि वहां जख्म होगा, लेकिन वहां कोई जख्म नहीं था। उसका हाथ गीला हो गया। अब रातें अंधेरी थी। वो समझ गया कि उसे किसी जहरीले कीड़े या बिच्छू ने डस लिया है। ये सांप भी हो सकता था,
अंधेरे में उसे कुछ नजर नहीं आता था। वो उठ खड़ा हुआ। उसका ख्याल था कि पिंडली में जख्म होगा। पतलून ऊपर करके पिंडली पर हाथ फेरा तो वहां वैसा जख्म नहीं था जैसा वो समझा था। अलबत्ता उसका हाथ फिर गीला हो गया। वो समझ गया कि ये उसका खून है। वो एक तरफ को चल पड़ा। दर्द की शिद्दत उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो ऊंची आवाज में रोने लगा। उसने सिर्फ ये इलाज किया कि कपड़े में वो खाने की कुछ चीजें बांध कर लाया था, उस कपड़े को फाड़ा और ये पट्टी उस जगह बांध दी जहां किसी चीज ने काटा था। जब दर्द की शदीद टीसें उठने लगीं तो सद्दीक को याद आया कि उसने एक शरीफ घराने की पर्दा नशीन लड़की के लिए जीना हराम कर दिया था और उसे इंतहाई बेहुदा तरीकों और बेहयाई के अल्फाज से परेशान करता रहा था। उसे वो रात भी याद आई जब उसने लड़की की इज्जत पर हमला किया था। वो नाकाम तो रहा था लेकिन उसका इरादा और नीयत गुनाह ही की थी। उसे अब एहसास होने लगा कि खुदा उसे इसी दुनिया में सजा देने लगा है। उसे ये ख्याल भी आया कि शेखों की बेटी उसे कहीं मिल जाए तो वो उसके कदमों में सर रख कर माफ़ी मांगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। वो वैसे ही एक तरफ चल पड़ा। उसका दिमाग बेकार होता जा रहा था। वो दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था। इसके सिवा कोई चारा न था। वो खुदा से गुनाहों की बख्शिश और फौरी मौत मांगने लगा। उसे उम्मीद यही थी कि ये जहर उसके जिस्म में फैल जाएगा तो वो मर जाएगा। उस वक्त वो मरना ही चाहता था। यहाँ वो फिर भूल गया था कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा था या सो गया था। उसे यह भी याद नहीं रहा था कि वो कितने दिन चला, कितनी रातें सोया, या शायद 1-2 दिन पहले की बात है। यूं ही चलते और दर्द को बर्दाश्त करते वक्त गुजर गया और उसकी पिंडली सूजती चली गई और खाल उखड़ती चली गई और इस तरह पिंडली पर ऐसे जख्म बन गए जैसे किसी ने चाकू से उसकी खाल छील दी हो। जख्म में पीप पड़ गई थी। मेरा ख्याल है कि उसे ना सांप ने काटा था ना बिच्छू ने। किसी कीड़े ने काटा था, मगर सांप या बिच्छू उसे डसता तो वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता था। जहर खून में शामिल होकर दिमाग में चला जाता और वो कभी का मर चुका होता। वो चंद दिनों से इस इलाके में घूम फिर रहा था और दरख्तों के वही फल खा रहा था जो मैंने खाए थे। पानी नदी में से पी लेता था। 2 रोज से वो उठने के काबिल नहीं रहा था। उठता था तो जख्मी पिंडली वाली टांग जिस्म के नीचे खड़ी नहीं होती थी। जरा दबाव पड़ता था तो जख्म से दर्द उठता था। उसका जिस्म इतना कमजोर हो गया था कि वो टांग की खराबी के अलावा भी चल फिर नहीं सकता था। उसने मुझे बार बार कहा कि तुम जिंदा वापस अपने वतन चले गए तो लोगों को मेरी कहानी सुनाना, हो सकता है मुझ जैसे लोग इबरत हासिल करें। वो कहता था कि दौलत के नशे से बचो और किसी शरीफ लड़की पर बुरी नजर ना रखो। मेरे दोस्त, उसने मरी मरी आवाज में कहा, मुझ पर एक एहसान करो। तुम्हारे पास राइफल है, मेरे सर में गोली मार दो ताकि ये अजियत खत्म हो। मुझे खुदा के वास्ते इस अजियत से निजात दिला दो। नहीं भाई, मैंने कहा, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के इख्तियार में है। मैं तुम्हें गोली मार दूं तो इसका मतलब ये है कि मैंने अल्लाह के हुक्म के खिलाफ एक इंसान की जान ली है। मुझसे ये गुनाह न करवाओ। उसने मेरे पांव पकड़ लिए, फिर वही मिन्नत और समाजत और उसके साथ आहो जारी जैसे वो मौत की भीख मांग रहा हो। मैं उसकी जरा सी भी मदद नहीं कर सकता था। उसने पानी मांगा था, वो मैंने दे दिया था। मैंने ना जाने अभी कितनी दूर आगे जाना था। मैंने उसे कहा कि मैं नदी से अपनी बोतल पानी से भर लाता हूँ और ये उसके पास छोड़ जाऊंगा। नहीं मेरे भाई, उसने फिर मिन्नत की, मुझे बोतल ना दो, 1 मिनट के लिए मुझे राइफल दे दो। मैं अपने हाथों इस अजियत से निजात पा लूंगा। मैं उठ खड़ा हुआ, उसे झूठी तसल्लियां दी और मैं चल पड़ा। वो बुलंद आवाज से मुझे पुकारने लगा। मैं और तेज चल पड़ा। खुदा के लिए रुक जाओ, उसकी आवाज फिर सुनाई दी। ये भी गुनाह है कि तुम मुझे इस अजियत में छोड़े जा रहे हो। मैं नहीं रुका, मैं चलता गया। तुम काफिर होकर मरोगे, उसने बड़ी ही बुलंद आवाज में कहा। मालूम नहीं वो क्या ख्याल था या कैसा एहसास था कि मेरे कदम मेरी मर्जी के खिलाफ रुकने लगे। उसकी धाड़ें और फरियादें और ज्यादा बुलंद हो गईं। मैं पीछे को मुड़ा और उसकी तरफ देखा। उसने मायूस होकर सर झुका लिया था। उसकी ठोड़ी उसके सीने के साथ लग गई थी। मेरी तरफ उसका बायां पहलू था। मुझे अच्छी तरह अंदाजा था कि वो कितनी शदीद अजियत और दर्द की जालिम टीसों में मुब्तला है और उसका कोई इलाज नहीं सिवाय इसके कि वो बर्दाश्त करता चला जाए और मौत का इंतजार करता रहे। मुझे उस पर ऐसा तरस और रहम आया कि मैंने राइफल का बोल्ट पीछे करके आगे किया। 1 राउंड चैम्बर में चला गया। मैंने राइफल कंधे से लगाई। वो मुझसे 30-40 कदम दूर था। मैंने उसके बाएं तरफ सर को शिस्त में लिया और ट्रिगर दबा दिया। बर्मा का जंगल धमाके से जरा सा लर्जा और फिर खामोशी छा गई। सदीक एक पहलू की तरफ गिरा और उसका जिस्म साकिन हो गया। मैं कह नहीं सकता कि मैंने ये नेकी की थी या एक इंसान को कत्ल किया था। मैं शायद बर्मा के जंगलों को, हर वो जगह जहां मैं गया था, भूल जाऊंगा, लेकिन सदीक को नहीं भूलूंगा जो मेरी गोली से मरा था या जिसे मैंने अजियत से निजात दिलाई थी।